बात है, पढ़ते रहो, अदरवाइज रिवीजन नहीं करोगे तो आगे नहीं समझ आएगा। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? आज जो भी पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, हाँ अच्छी बात है। चलो तो फिर बताओ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में सुने हो? कोई आइडिया है किसी को? हाँ शुरू तो किए हैं, आगे देखो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? सुने हो आगे? अच्छा बताओ, क्या आइडिया है सबको? कोई परिंदा का नाम नहीं है, कोई भी परिंदे का नाम नहीं है, ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आता है। लास्ट जैसे जो परिंदा पढ़ाए थे ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे ही ये भी और दो परिंदे आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। गुड इवनिंग रोहित। नहीं, हाँ करण सही बोले, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीडेशन गेन हो और रिडक्शन जिसमें तुम्हारा ऑक्सीजन रिड्यूस हो, ये बात सही है। ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं होता है, जिसके पास ऑक्सीजन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। करण का बात तो सही है, ठीक है, पर हम लोग इस पे और भी एस्पेक्ट्स में देखेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन के एस्पेक्ट में नहीं देखेंगे इसको। ये डेफिनेशन करेक्ट है करण का, पर इसको हम लोग और भी एस्पेक्ट्स में देखेंगे। ओके, बेसिकली हम लोग एक एलिमेंट या फिर एक एटम का ऑक्सीडेशन बोलने से ये समझते हैं कि ऑक्सीजन जिसके साथ उस एलिमेंट के साथ अगर कंबाइन हुआ तो उसका वो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो गया, और अगर ऑक्सीजन उससे हट गया, मतलब ऑक्सीजन उससे हम लोग रिमूव कर लिए, तो वो हो गया उसका रिडक्शन। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो हम लोग लिख सकते हैं कि oxidation is the reaction in which oxygen combines with elements or atoms or ions to form their oxides. ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, हम लोग अगर वाटर का फॉर्मेशन को लुक ओवर करें तो क्या होता है, H2 plus O2 gives H2O। अब बताओ इक्वेशन मेरा बैलेंस है कि नहीं? जल्दी से देख के बताओ सबके सब, इक्वेशन मेरा बैलेंस है कि नहीं? मेरा फेवरेट स्टूडेंट कहाँ गया? रोशन, मेरा फेवरेट स्टूडेंट कहाँ हो? हाँ तो बैलेंस नहीं है तो फिर बैलेंस करो इसको, क्या हो जाएगा? बैलेंस करो, जल्दी से बैलेंस करके बताओ एकदम सेकंड्स में। जल्दी से बैलेंस कर डालो इसको।
नहीं, O के बगल में 2 नहीं होगा, यहाँ पे H2O के बगल में 2 होगा। सोमोजीत सही बोला, H2O के बगल में सही होगा 2 होगा। हाँ हमको पता है, ये तुम हो रोशन, हमको पता है, तुमको हम नहीं पहचाने, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, हम तुमको कैसे नहीं पहचानेंगे। हाँ तो ये हो गया, देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर इक्वेशन पे देखो, ध्यान दो, सब के सब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, H2 क्या कर रहा है, O2 से कंबाइन हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, H2O हो रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है, H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबाइन होके ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो दिस इज H2 क्या हो रहा है, मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके तो ये मेरा ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यू टर्म पे, क्या है मेरा न्यू टर्म, रिडक्शन। ये तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया कि ऑक्सीजन कंबाइन हो गया कोई भी कंपाउंड के साथ या फिर एलिमेंट के साथ, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया और उस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे ऑक्सीडेशन। पर रिडक्शन फिर क्या हो गया, तो रिडक्शन हो गया हमारा कि ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाएगा कोई भी कंपाउंड से या फिर एलिमेंट से, उसको हम लोग बोल देंगे रिडक्शन। ओके जैसे कि तुम इसी रिएक्शन को कंसिडर कर लो, इसी को ही, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन कम के उधर ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ही तुम्हारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर है, सबको समझ आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इतना समझ आया। अच्छा रिडक्शन फिर से बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया ना, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, मतलब क्या हो गया मेरा, ऑक्सीजन जब भी कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हम लोग आते हैं अब तुम्हारा रिडक्शन पे। तो रिडक्शन पे क्या हो रहा है, रिडक्शन में ये हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन में अगर एकदम रिडक्शन एकदम पूरा ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन के, तो ऑक्सीडेशन अगर मेरा ये हो रहा है कि दैट इज कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन विद अ कंपाउंड और एलिमेंट, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड और एन एलिमेंट, वो हो जाएगा मेरा रिडक्शन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को देखो अच्छे से, अगर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के टर्म्स में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ मेरा ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, लेकिन इसको फिर और एक नजरिए से देखो, क्या हो रहा है और एक नजरिए में कि मेरा ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन यहाँ पे हट के इससे ऐड हो रहा है ना, यहाँ से तो ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो दिस ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, एंड दिस रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ, अब समझ आया सबको। ओके चलो फिर दूसरे एग्जांपल्स पे चलते हैं, या फिर दूसरे रिएक्शंस और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। चलो ये तो हमें पता चल गया ये देखने से कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आर ऑपोजिट टू वन अनदर, है ना, ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों ऑपोजिट है, राइट। पर एक चीज और है, तुम्हारा जहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहीं पे रिडक्शन होगा, या फिर कहीं भी अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा, दैट इज क्लियर कि ये दोनों एक साथ ऑकर करेंगे ही। तुम अगर जैसे लास्ट एग्जांपल ही तुम अगर कंसिडर करो तो H2 प्लस
O2 forms H2O। इधर देखो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा था, हाइड्रोजन मेरा क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। पर वहीं पे देखो ऑक्सीजन मेरा क्या हो रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, दैट मींस इट वाज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग तुम्हारा ऑक्सीजन, या फिर तुम्हारा क्या हो रहा था, दैट मींस इट वाज रिमूविंग ऑक्सीजन। तो फिर ये क्या हो जाएगा, दिस वाज रिड्यूस्ड। तो मतलब देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वेर ऑकरिंग इन द सेम रिएक्शन। क्लियर है? अब थोड़ा हम लोग एक काम करते हैं, इनका डेफिनेशंस को लिंक कर लेते हैं। मैंने तो ये बोला कि जब भी ऑक्सीजन कंबाइन करेगा दैट इज ऑक्सीडेशन, या फिर जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगा दैट इज रिडक्शन। हम लोग इनको दूसरे और टर्म्स में भी लिखते हैं, जैसे कि पहला जो मैंने बोला उसी के टर्म में देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन इज addition of oxygen and reduction is removal of oxygen atoms। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एंड रिडक्शन क्या हो गया, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड अगर ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं दैट इज रिडक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन का ले लेते हैं पहले, N2 plus O2 that is nitrogen plus oxygen gives NO। ठीक है, रिएक्शन मेरा बैलेंस्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो बैलेंस करके बताओ। बैलेंस नहीं तो बैलेंस करके बताओ। यस, नाइट्रोजन के बगल, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड के बगल में क्या लग जाएगा तुम्हारा, 2 लग जाएगा। दैट इज, इस कंपाउंड का नाम पता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको याद रखना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो यहां पे देखो, इस रिएक्शन को देखो अच्छे से, क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये समझ आ गया? अब देखो और एक एग्जांपल कंसीडर करो, यहाँ पे हमारे पास है मर्क्यूरिक ऑक्साइड दैट इज HgO। इसको जब हीट किए इट फॉर्म्ड Hg प्लस O2। पहले तो बताओ ये किस तरह के रिएक्शन का एग्जांपल है, सबसे पहले ये बताओ ये किस तरह के रिएक्शन का एग्जांपल है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन छोड़ के, वो तो मैं बताऊंगी। अदर देन दैट हम लोग ने जो रिएक्शंस कवर किए लास्ट टॉपिक्स में, उनमें से कौन सा टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, जरा बताओ तो। किसी को आइडिया या मैं बताऊं? Yes, very good, Arpita. It is an example of decomposition reaction. Very good. तो अब देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, मर्क्यूरी के पास क्या था, ऑक्सीजन था हमारे पास। इस रिएक्शन में देखो अच्छे से, मर्क्यूरी के पास यहाँ पे ऑक्सीजन था। अब फिर क्या, जैसे ही मैंने इसको हीट किया, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन इससे हट गया, दैट मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? अब समझ आया अच्छे से व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब नेक्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट इसका डेफिनेशन आता है, बोला जाता है कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स whereas reduction is the gain of hydrogen atoms. Oxidation is loss of हाइड्रोजन एटम्स, मतलब जहां ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन एटम्स का गेन होता है, वहीं पे हाइड्रोजन एटम्स का रिमूवल भी होता है या फिर लॉस भी होता है। वहीं रिडक्शन में ऑपोजिट होता है, क्या होता है, रिडक्शन में गेन होता है, हाइड्रोजन एटम्स का गेन होता है। कैसे, वो हम लोग एग्जाम्पल में अभी देखेंगे। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ओके हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, डोंट वरी, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। देखो ये तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। रीति ये क्लियर है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन एटम्स का लॉस होता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं रीति? हाँ, तो फिर आगे देखिए, डेफिनेशन में क्लियर कर दे रही हूँ। सेकेंड डेफिनेशन ये है कि ऑक्सीडेशन में जैसे ही ऑक्सीजन का गेन होता है ना, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स का लॉस होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम्स को लूज करेगा तभी तो वो ऑक्सीजन को गेन करेगा। मतलब उसके पास फिर से तुम्हारा क्या होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, उसके पास खाली स्पेसेस होना चाहिए, फिर से वो इलेक्ट्रॉन्स ले सके, राइट। इसी रीजन से हाइड्रोजन एटम्स वो लूज करेगा तभी तो वो ऑक्सीजन एटम्स गेन करेगा, ओके। तो वही तुम्हारा रिडक्शन में क्या होगा, अब रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम्स का लॉस हो रहा है, तो कुछ तो उसे गेन करना है, तब जाके तो अपना स्पेस वो भरेगा क्या, तो उसके लिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम्स का गेन होगा वहां पे। तो इसीलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स
एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट रॉन्ग अगर ये लिखोगे तो। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक, ठीक है, जैसे कि देखो CH4, ये किसका फॉर्मूला है? CH4 किसका फॉर्मूला है? चलो बताओ सब, CH4 किसका फॉर्मूला है? पता है CH4 किसका फॉर्मूला है? बताओ CH4 किसका फॉर्मूला है? ओके मैं बताती हूँ। CH4 फॉर्मूला हो जाता है मीथेन का, कीप दिस इन माइंड। CH4 इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन। अब आगे देखो, मीथेन को जैसे ही हमने हीट किया, दिस फॉर्म्स कार्बन प्लस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, मीथेन के पास हाइड्रोजन था, हमने हीट कर दिया, उसने क्या किया, कार्बन के पास हाइड्रोजन था तो फिर क्या किया, कार्बन के पास से हाइड्रोजन हट गया और हाइड्रोजन का 2 अलग मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया वहां पे। यस वहां पे क्या हो गया, 2 अलग मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। दैट मीन्स व्हाट हैपेंड, यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम्स का लॉस हुआ, दैट मीन्स कार्बन गॉट ऑक्सीडाइज्ड। और वहीं पे देखो हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन तो था ही नहीं, अलग से फॉर्म हो गया, दैट मीन्स दिस गॉट रिड्यूस्ड। ओके अब समझ आया? समझ आया सबको? हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं, और एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। देखो इधर अच्छे से, चलो हम लोग ने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को कंबाइन कर दिया, तो इन्होंने क्या बनाया, HCl बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। अब देखो इधर अच्छे से, यहाँ पे तो हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा था और क्लोरीन अकेले एग्जिस्ट कर रहा था। अच्छे से देखो इसको, क्या हुआ, क्लोरीन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन आया कि नहीं, क्लोरीन के पास वहां पे हाइड्रोजन आ गया, और इसको देखो ध्यान से, क्या हुआ, हाइड्रोजन अकेले था, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अब रहा ही नहीं, वो तो क्लोरीन के पास चल गया। दैट मीन्स व्हाट हैपेंड, जहां पे हाइड्रोजन था और नहीं है अब, वहां से लॉस हो गया हाइड्रोजन का, सो दैट इज ऑक्सीडेशन। तो मतलब हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। वहीं पे देखो क्लोरीन हमारा क्या था, अकेले था, उसके पास हाइड्रोजन चल गया, दैट मीन्स व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हुआ। क्यों ना, यहाँ पे क्यों यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम्स का गेन हुआ। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्लियर है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो रहे हैं। सो दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, और ये डेफिनेशन भी करेक्ट है अलोंग विद द फर्स्ट डेफिनेशन, इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे बताओ तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, बताओ बताओ सबके सब देख के, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है।
जोश चाहिए, जोश इसी में मिलेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करो ना। अरे बैलेंसिंग करवाऊंगी, जोश में क्या हुआ? अरे जोश का टेंशन नहीं लो, बैलेंसिंग करवाऊंगी। पहले इसको समझ लो, फिर बैलेंसिंग करवाऊंगी, सबके सब जोश में आ जाओगे। स्पेशली मेरा फेवरेट स्टूडेंट रोशन। पहले इसका आंसर दो, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, पहले इसका आंसर दो। चलो जल्दी करो, इतना लेट लगाओगे तो कैसे चलेगा, बकवास नहीं करो, इधर आंसर दो। यस सही बोले, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है यहाँ पे टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। मतलब हम लोग इतने जो भी एग्जांपल्स देखा हमने, एक चीज हमने क्या पाया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इन द सेम रिएक्शन, है ना। मतलब एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, या फिर अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होना कंपलसरी है। सो दैट मीन्स व्हाट, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ ऑकर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ ऑकर करे, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो बोल नहीं सकते। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं redox reactions. These type of reactions are termed as redox reactions, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली ऑकर कर रहे हो। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज अ रिडक्शन व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? तो इसको बोल सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच oxidation and reduction occur simultaneously is called redox reaction. क्लियर है सबको? क्लियर हुआ सबको? हाँ मैंने देखा तुम लोग ने बोला है, मैं तो बोली तुम लोग बोले। ठीक है, जो लोग ऑफलाइन हो रहा है होने दो, तुम लोग इधर ध्यान दो। रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया? ठीक है, चलो और एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते, तुम लोग बताओगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, मैं नहीं बताऊंगी। चलो जल्दी से पहले देख के बताओ, इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, अच्छे से देखो इसे। ठीक है, इधर ध्यान दो, आपस में झगड़ा नहीं करो, इधर ध्यान दो अच्छे से।
कौन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, अच्छे से देख के बताओ। हो गया है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, सही बात है। यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इसके पास ऑक्सीजन था, चल गया, इससे चल गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और इसके पास नहीं था, इसके पास ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। So this is also an example of redox reaction। यहाँ पे भी देखो simultaneously reduction और oxidation एक साथ चल रहे हैं, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जाम्पल देख लो। MnO2 का केमिकल नेम क्या है, MnO2 का नाम क्या है, बताओ सबके सब, MnO2 का नाम क्या है। नहीं नहीं, मीथेन नहीं है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, मैंने कुछ देर पहले बताया ना करण, CH4 हो जाता है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला तो CH4 है, तो ये कैसे हो जाएगा, MnO2 है वो। यस नंदिनी एकदम सही, मैंगनीज डाइऑक्साइड, वेरी गुड, दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। हाँ रोशन वेरी गुड, ये हुई ना मेरे फेवरेट स्टूडेंट जैसी बात, एकदम। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अरे बाबा नहीं, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम का फॉर्मूला तुम लोगों ने पता, मैग्नीशियम Mg होता है ना, हाउ इज दिस पॉसिबल। हाँ ना सही, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फिर आगे रिएक्शन देखो, उधर देखो ध्यान से, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, हाँ करण सही बोले, मैंगनीज रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, वेरी गुड। बट अब रिएक्शन को देखो ध्यान से, क्या रिएक्शन मेरा बैलेंस्ड है, नहीं है, तो करके बताओ बैलेंसिंग, जल्दी से बैलेंसिंग करो, जल्दी से बैलेंसिंग करो, जोश दिखाओ जोश, कुछ देर पहले विशाल बोल रहा था जोश चाहिए, जोश लाओ जोश, जल्दी से बैलेंस करके बताओ। के आगे 4 एंड H2O के आगे 2, नंदिनी सही आंसर दी। सोचे তোরটা একটু দেখ HCl টা ব্যালেন্সড হয়েছে কি দেখা দেও। हाँ से हाँ ना सही है, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा फाइनल रिएक्शन, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिएक्शन। ओके, जहां पे क्या हो रहा, अब देखो यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये हो गया तुम्हारा इसका रिडक्शन वाला पार्ट, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या फॉर्म कर रहा है, मैंगनीज क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। वहीं पे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या कर रहा है, ये यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो रहा है, दैट मीन्स इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड
to what? To what? It is getting oxidized to chlorine. देखो ध्यान से यहाँ पे, it is getting oxidized to chlorine. हम लोग इसको नहीं बोलेंगे this is getting oxidized to chlorine, क्योंकि loss of hydrogen atoms, that is oxidation. इसीलिए मैंने दो तरह के डेफिनेशन बताए, क्योंकि जब तुम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को देखोगे तभी बहुत जगह क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन का लॉस भी हो रहा होगा और हाइड्रोजन का लॉस भी हो रहा होगा. ओके, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कौन ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म कर रहा है, कौन रिड्यूस होकर क्या फॉर्म कर रहा है? तो हम लोग इस डेफिनेशन के बेसिस पे पता लगाएंगे कि अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है दैट मीन्स वहां पे रिडक्शन हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन का गेन होगा तो भी तुम्हारा रिडक्शन होगा. और अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, लॉस होके क्या फॉर्म किया, वो क्लोरीन गैस फॉर्म किया, दैट मीन्स इट इज गेनिंग, दैट मीन्स इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. ओके, क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस हो रहा है? कोई डाउट है? ओके, चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं. दोनों डेफिनेशंस को लिंकअप करके ही पता लगा सकते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहाँ रिडक्शन हो रहा है. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे. अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है क्या? देखो ध्यान से इधर, केमिस्ट्री में एक चीज जान लो. ओके, केमिस्ट्री में एक चीज जान लो कि हमारे पास कुछ भी अगर होता है ना, मतलब हमारे पास नहीं, साइंटिस्ट के पास, केमिस्ट के पास अगर कुछ भी होता है ना, वो लोग खींच के उसको कहाँ ले जाते हैं पता है? सीधे ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास. क्यों? क्योंकि वो हो गए तुम्हारे फंडामेंटल पार्टिकल, सबसे छोटा वही है, तो खींच के उसके पास लेके जाना ही है. ठीक है, हमारे पास जो भी आता है, चाहे रिएक्शंस हो, कुछ भी हो, प्रोसेसेस हो, सारों को खींच के हम लोग लेके चल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास. तो फिर इसी बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी फिर से डिफाइन कर दिया गया. ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सिलेबस तो वैसे पता नहीं, पर ऐसे तुम लोग बेसिकली जान के रखो फॉर फ्यूचर यूज. पता तो होना चाहिए ना, एक डेप्थ तो होना चाहिए. बाय चांस अगर कहीं पे तुम लोग का आया, लाइक पता नहीं चलेगा तभी तुम लोग को. ओके, तो हम लोग जान लेते हैं, इस बेसिस पे भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या होता है. नेसेसरी तो है ये चीज, क्योंकि इसके आगे तुम लोग को फिर इसके लाइक और हायर सिलेबस मिल जाएगा ना 10 के बाद, तो इस पे एक बार नजर डाल लो. ओके, आईसीसी का सिलेबस हो या सीबीएसई का हो या फिर हो ना हो, मैटर नहीं करता है, नॉलेज लेना मेन इंपॉर्टेंट है. तो मैंने क्या बोला, खींच के कहां लेके चल जाएगा इसको? इलेक्ट्रॉन्स के पास. दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करेंगे. अब कैसे हो जाएगा? तब ऑक्सीडेशन तो हमें ये पता था कि वो तो भाई ऑक्सीजन ले रहा था या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा था, और रिडक्शन क्या पता था हमें कि वो या तो ऑक्सीजन लूज कर रहा था या फिर हाइड्रोजन ले रहा था. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट फिर क्या हो जाता है? तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट किसके टर्म्स पे आएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स पे. तो या फिर इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा. अब देखो बेसिकली
ऑक्सीडेशन इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर तुम्हारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा वहां पे। पर अगर तुम्हारा वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ देन उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, रिडक्शन। अब देखो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है वहां पे कोई एक तो गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके थोड़ी खुद ब खुद एग्जिस्ट करेगा, वो तो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो फिर क्या होगा, जहां पे कोई अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई गेन भी करेगा। तो दैट इज तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इससे भी हमको पता चलता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साथ चलते हैं। जहां पे तुम्हारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कोई एक गेन भी कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, क्या एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, NaCl फॉर्म कर जाएंगे। यहाँ पे देखो सोडियम का पार्ट देखो, सोडियम में क्या हो रहा है, सोडियम का पहले बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है सोडियम के पास, पहले ये बताओ हमको। हाँ बताओ सोडियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छा सर पढ़ाए हैं, यस यस नाज, तो अच्छी बात है। हमारे पास सोडियम के पास एक होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा +1 होता है। +1 नहीं लिखेंगे, जब मैं पूछूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है तो बोलना एक है। अगर मैं पूछूं उसके पास चार्ज कितना हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, सोडियम आयन के +1 चार्ज हो जाता है। अगर मैं पूछूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है तो मेरे पास एक ही है, उसका चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। ओके रिति और नाज, उसका प्लस माइनस नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो सीधे बोलना कि एक है दीदी, सिंपल, या फिर एक है मैम। ओके अब देखो सर पढ़ाए थे तो अच्छी बात है, तब तो फिर तुम लोग को और क्लियर हो जाना चाहिए, मैं तो दोबारा पढ़ा दे रही हूँ, दैट मीन्स और तुम लोग और अच्छे से ये वाला पार्ट समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक हमने जो भी समझे दो तो बच्चे वाले पार्ट थे, अब ये हो गया तुम्हारा मेन चीज कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में कैसे रेट करें, क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी आएगा ना उसको हम लोग खींच के लेके आते हैं एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तक, सीधे वहीं तक खींच के लाना होता है हमें। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम के पास तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के पास जल्दी से बताओ, जल्दी से, जोश कहाँ गया मेरे स्टूडेंट्स का। हाँ वेरी गुड सोमोजीत, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, पर उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अगर इनका मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखने पे जाऊं तो देखो इधर, मैं अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखूं तो ये कुछ ना ऐसे दिखते हैं, ऐसे जो लास्ट शेल होगा ये सोडियम का, सोडियम के लास्ट शेल पे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये जो क्लोरीन रहता है इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जब इन दोनों के हमने रिएक्ट करवाया तो क्या करेगा, सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा और दोनों कंबाइन करके फिर NaCl फॉर्म करते हैं। इसके पास ये एक था सोडियम के पास, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका ये एक ले लेगा, मतलब सोडियम अपना ये एक लूज कर देगा और NaCl बनाते हैं।
हाँ करण बोलो। कुछ बोल रहे थे करण, बोलो। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ अच्छे से क्या बोला मैंने कि सोडियम के पास कितने हो गए लास्ट में, तुम लोग ने बोला कि 1 हो गए। हाँ ये बात तो सही है, उसके पास 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास कितना है, 7 है। अब देखो ये बेचारा 7 का 7 तो लूज कर नहीं सकता है, तो इसको चाहिए 1 जिससे ये तुम्हारा क्या करे, ऑक्टेट अचीव कर ले। अब ऑक्टेट अचीव करके क्या करेगा, ये स्टेबल हो जाएगा। हाँ करण, हाउ इज द जोश? जोश तो तुम लोग बताओ कैसा है, मैं क्या बताऊं। लो है तो बैलेंसिंग करवाऊं, हाई हो जाएगा अभी के अभी। करवाऊं क्या बैलेंसिंग? ठीक है करवाऊंगी, थोड़ा सा और रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और पढ़ लो फिर आगे करवाऊंगी बैलेंसिंग। देखो इधर ध्यान से देखो, इस चीज को समझो। अच्छा ये कुछ समझने वाली बात है, मजाक वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम के पास ना 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वैलेंसी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। और क्या हुआ तुम्हारा, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन के पास। ठीक है, अब क्या करेगा ये तो 7 का 7 लूज कर नहीं सकता है, तो ये बेचारा क्या करेगा, ये इसका एक जो इसने लूज किया उसको वो गेन कर लेगा। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा, Na से बन जाएगा Na प्लस, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। वहीं पे क्लोरीन के पास क्या था, 7 था, तो इसने एक गेन कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस। अब देखो एज बिकॉज हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल्स में जो गैसेस दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो ये Cl2 रहेगा, तो इसको कितने लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा Cl2 माइनस, या फिर सॉरी Cl माइनस बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल रहेगा इसका। ओके ये क्या बनाएगा, 2Cl माइनस बनाएगा। ओके हाँ 2 Cl माइनस बनाएगा, यस सही बात। अब देखो तो क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो गया, सोडियम, क्यों क्या हुआ, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। वहीं तुम देखो क्लोरीन को, वो क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो फिर क्या हुआ, वो रिड्यूस हो गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके चलो फिर एक कॉम्बिनेशन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमने अलग अलग करके बता दिया कि कैसे हो गया। एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, क्योंकि तुम लोग को तो ऐसे दिखेगा नहीं, इतने आसान से तो बोलेगा नहीं एग्जामिनर्स, थोड़ा टिपिकल करके ही बताएगा। देखो और एक एग्जांपल, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, सबके सब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। हाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही है वो, सही बोले, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि वहां पे तुम्हारा शेयरिंग नहीं हो रहा था, वहां पे लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था।
so it is an electrovalent bond. Yes, very good. CuSO4. ये बना देगा तुम्हारा ZnSO4, that is zinc sulfate plus copper. ओके, अब देखो इस एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पे किसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और किसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बता सकोगे या मैं बताऊं? यहाँ पे किसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और किसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बता सकोगे या फिर मैं बताऊं? हाँ, मैं सबका देखिए आंसर, सबका सही है। रीति, कॉपर का फॉर्मूला Cu होता है, वो कोबाल्ट हो गया, CO मतलब कोबाल्ट हो गया। ओके, मैं ही बताती हूँ। देखो यहाँ पे किसका क्या हो रहा है, अच्छे से देखो। यहाँ पे Zn के पास तो भाई अबंडेंट इलेक्ट्रॉन्स थे, तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहा था अकेले, राइट। Zn के पास तो अबंडेंट इलेक्ट्रॉन थे, मतलब क्या हुआ, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब जाके तो मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तब जाके सल्फेट आयन के साथ कंबाइन हो पाया, है कि नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम रीति। इधर देखो अच्छे से। हाँ, क्या हो रहा था, Zn के पास तो अबंडेंट इलेक्ट्रॉन था, वो क्या हो गया कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तब जाके क्या हुआ, वो ZnSO4 बना पाया, है कि नहीं? तो यहाँ पे हो गया मेरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन हुआ। सही बोले, जिंक गॉट ऑक्सीडाइज्ड। पर अब इधर देखो, ये भी तो किसी के साथ कंबाइन किया हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं था उसके पास अबंडेंट, तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया इससे, तो ये क्या बन गया, कॉपर बन गया और अकेले एग्जिस्ट करने लगा। दैट मीन्स इसने गेन किया, यहाँ पे गेन हुआ। सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। ओके, हाँ सही बोले तुम, जिंक गॉट ऑक्सीडाइज्ड उसकी वजह से। ओके ओके, ठीक है, सब अब इधर फोकस करो। देखो ये समझ में आ गया कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो ये रिड्यूस हो गया। अब 2 हम लोग नए टर्म्स से मिलेंगे, ठीक है, 2 नए मेंबर्स आ गए यहाँ पे, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये 2 मेंबर्स से अब हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, किनसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एंड रिड्यूसिंग एजेंट से। देखो इन दोनों को ध्यान से, नाम से ये लोग जितने आसान लग रहे हैं उतना ही आसान है, ऐसा नहीं है टिपिकल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये लोग टिपिकल है, बड़े आसान से ही है, अच्छे समझ लो बस, ठीक है। तो देखो क्या बोला मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा तुम्हारा, ऑक्सीडाइज करेगा। वहीं इसको रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या है, ये तुम्हारा रिड्यूस करेगा। ओके, अब देखो इसे ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक क्या हो रहा था, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स तो थे, ये लूज कर गया, किसके वजह से लूज किया, कॉपर की वजह से, क्योंकि कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो गया है कि नहीं? तो कॉपर की वजह से जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए, सो कॉपर क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीडाइज होने में, सो दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा कॉपर। ओके क्लियर है। तो कॉपर क्या हो गया, कॉपर हेल्प किया कि जिंक को वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में, तो कॉपर बन गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो एजेंट हेल्प करता है कि तुम्हारा जो एलिमेंट हेल्प करता है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर बोल सकते हो कि जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसने क्या किया, इसको रिड्यूस होने में हेल्प किया, बदले में इसने भी इसका हेल्प किया ना रिड्यूस होने में। सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इसको रिड्यूस होने में हेल्प किया। तो बोल सकते हो जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया वो बन गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बोलोगे, द एलिमेंट और कंपाउंड दैट loses electrons is the reducing agent, or the element that gains electrons is the oxidizing agent. Clear है, oxidizing agent and reducing agent। ओके अब देखो जो भी होता है हमारा केमिस्ट्री में, सब कुछ हमारा डेली टू डेली लाइफ से रिलेट कर दिया जाता है कि नहीं। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी हम लोग रिलेट करेंगे थोड़ा अपने डेली टू डेली लाइफ से। कैसे, जरा देखो इधर, मैं बताती हूँ कैसे इसको हम लोग आगे रिलेट कर सकते हैं। इधर देखो ध्यान से, कोरोशन का नाम सुने हो, कोरोशन वर्ड तो सुने हो थोड़ा, ये जो वर्ड है कोरोशन, कोई भी सुना है? इस वर्ड से अगर फेमिलियर हो तो जरा बताओ ये होता क्या है, व्हाट इज कोरोशन। डेफिनेशन ही बताओ, जैसे बताना है बताओ, डेफिनेशन बताना है, अपने वर्ड्स में बताना है, जो भी बता सको बताओ, अगर पता है तो, और नहीं पता है तो मुझे वो भी बताओ, मैं आगे बताऊंगी फिर कि होता क्या है। पता तो होनी चाहिए तुम लोग को। हाँ अगर फेमिलियर हो तो फिर बताओ। कोरोशन, SION, सन नहीं, कोरोसन नहीं, कोरोशन। यस वेरी गुड सोमोजीत, हाँ हम लोग इसको जंग लग जाना कहते हैं। यस यू आर वेरी फेमिलियर विद दैट वर्ड। ओके ठीक है, चलो जंग लग जाना तो हो गया इन टर्म्स ऑफ आयरन की, वो रस्ट हो गया, दैट इज रस्टिंग। ओके जंग लग जाना, समवॉट नियर। ओके बट बेसिकली कोरोजन सिर्फ जंग लग जाना नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा दूसरे मेटल्स भी, ओके मैं बताती हूँ, ठीक है, नहीं पता तो इधर सुनो। जंग लग जाना इज करेक्ट, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ आयरन। ओके क्योंकि जंग लग जाना इज एक्चुअली रस्टिंग, रस्टिंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जंग लग जाना, मतलब रस्ट फॉर्म कर जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का एक कंपाउंड फॉर्म कर जाता है, बट दैट इज अंडर कोरोशन। वो भी प्रोसेस आता है कोरोजन के अंडर ही, क्योंकि रस्टिंग सिर्फ आयरन का होता है। ओके बट यहाँ पे कोरोजन जो होगा वो दूसरे मेटल्स का भी होता है। तो तुम बोल सकते हो कोरोजन को डिकेइंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्यों डिके हो जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करके या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एक अलग सा ही लेयर बना लेते हैं इन द ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, एक अलग तरह का ही लेयर बना लेते हैं, जिसको फिर से तुम रिमूव कर दो, दैट मेटल डिके हो गया है कि नहीं। तुम बोल सकते हो दैट इज डिकेइंग ऑफ मेटल्स, है ना। या फिर बोल सकते हो कि metals are slowly eaten up when they are exposed to atmospheric gases or
मॉइस्चर। ओके, तो इधर देखो ध्यान से, फिर क्या होता है। मेटल्स जैसे कि तुम्हारा मान लो, हैव यू ऑब्जर्व यानी सिल्वर का ऑर्नामेंट या फिर सिल्वर का कुछ भी यूटेंसिल, मतलब चांदी का, तुम लोग देखे हो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, तुम लोग सिल्वर ज्वेलरी भी अगर पहनते हो, व्हाट हैपेंस, जो एरिया में पहनते हो एक ब्लैक कलर का लेयर हो जाता है, या फिर सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर बैठता है कि नहीं। हाँ, बेसिकली रेनी सीजन में भी यस, या फिर नॉर्मली तुम लोग एक लॉन्ग टाइम के लिए पहन के देखना, एक सिल्वर का कोई भी ऑर्नामेंट या फिर कोई भी यूटेंसिल तुम लोग देखना, उसका एक्सपोज करके तुम लोग देखना एक ब्लैक कलर का लेयर बैठ जाता है। यस, वेरी गुड, हाँ, बहुत थिन से एक लेयर बैठ जाता है। हम लोग बोलते हैं चांदी काला हो गया, फिर उसको हम लोग घिस देते हैं, तो ऐसे करके देखना चांदी कुछ टाइम बाद चांदी क्या होता है, टूट जाता है कि नहीं, इसी रीजन की वजह से। तो व्हाट हैपेंस, वो ब्लैक लेयर है क्या, दैट ब्लैक लेयर इज नथिंग बट सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर का फॉर्मूला, सिल्वर का फॉर्मूला बताओ। यस, एजी, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, और सिल्वर सल्फाइड तब क्या हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड, तब सिल्वर सल्फाइड क्या हो जाएगा ये बताओ। नहीं 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 सोमोजीत, वो तो तुम्हारा SO3 इज नॉट सल्फाइड। सल्फाइड आयन का फॉर्मूला हो जाता है S, वैलेंसी हो जाता है 2, तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाता है Ag2S। कॉमन सेंस अप्लाई करो ना, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला तो पता ही है, दैट इज वेरी कॉमन, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है H2S, तो मतलब सल्फाइड आयन का जरूर जरूर से सल्फाइड आयन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S, जिसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन का तो वैलेंसी 1 होता है, वो तो पता ही है हम लोग को। नहीं, Ag2S हो जाएगा ना, वैलेंसी Ag का 1 और सिल्वर और सल्फाइड आयन का 2 हो जाता है, Ag2S हो जाएगा। नंदिनी, Ag2SO4 हो जाता है तुम्हारे सिल्वर सल्फेट, वो तो सल्फेट हो गया ना, SO3 सल्फाइट, Te सल्फाइट, जब D ही आए दैट मीन्स सिंगल Ag2S, यस, Ag2S आशु सही बोले। तो अब देखो क्या हो गया, वो ब्लैक लेयर इज नथिंग बट अ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कैसे बनता है सिल्वर सल्फाइड का लेयर, सिल्वर जो है व्हेन इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक गैसेस बोला मैंने, दैट मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, तो एटमॉस्फेयर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है, तो H2S के साथ जैसे ही कंबाइन करेगा सिल्वर, इट फॉर्म्स Ag2S और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, and this is nothing but a black color deposit, a black color deposit that forms over the silver metal। मतलब क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास इतना सपोज सिल्वर मेटल है, इतना मेरे पास, ओके, जब इसके पास क्या हो गया, इसको मैंने एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर को एक्सपोज किया, इसने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन करके सपोज एक इतना पतला सा लेयर बना लिया। इतना पतला सा लेयर बन गया। अब तुम लोग क्या करोगे,
इस लेयर को हम लोग क्या कोशिश करेंगे, इस लेयर को हटा दें, क्योंकि मेरा तो मेटल अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो व्हाट वी डू, हम लोग इसको हटा देते हैं, है ना। अब देखो इसको जैसे मैंने हटाया तो मेरा इतना मेटल भी तो चल गया, इतना मेटल भी डिके हो गया। अब चलो फिर से मैंने कुछ टाइम के लिए इसको एक्सपोज कर दिया, जैसे ही देखोगे वो धीरे से इतना और फॉर्म कर जाएगा, है कि नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा और लेयर वो फॉर्म कर जाएगा, है कि नहीं। फिर मैंने इसको हटा दिया तो ये मेटल मेरा यहाँ से फिर से चल गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये जितना मैं एक्सपोज करते जाऊंगी वो उतना बढ़ते जाएगा। मेरा इतना मेटल था पहले, सपोज मेरा इतना मेटल था जो कि डिके होके अब इतना में बच गया, मतलब मेरा इतना मेटल तो चल गया, क्या हो गया, ये जो मेरा पोर्शन है मेटल का ये मेरा डिके हो गया, मेटल तो मेरा इतना से इतना छोटा बन गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये डिके होते रहेगा और ऐसे पूरा मेटल डिके हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब कोरोजन इज वेरी हार्मफुल, हमारे पास जितना मेटल होगा उतना वो डिके होते रहेगा। ओके, और तुम लोग क्या नोटिस करोगे, कॉपर वेसल्स देखे हो, तांबे के वेसल्स को देखना, कॉपर यूटेंसिल्स या फिर तांबे का जो वेसल्स होता है उनको देखना, क्या होता है उनपे देखना एक ग्रीन कलर का डिपॉजिट बन जाता है। व्हाट हैपेंस, एक ग्रीन कलर का डिपॉजिट बन जाता है। व्हाट इज दैट ग्रीन डिपॉजिट, दैट ग्रीन डिपॉजिट इज नथिंग बट कॉपर ऑक्साइड, वो कॉपर का ऑक्साइड है जो कि तुम्हारा कॉपर को कोरोड कर देता है। तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए मुझे कि मैम तो फिर हम लोग बचाएं कैसे, मेटल्स तो ऐसे कोरोड होते रहेंगे तो वो तो फिर पूरा का पूरा डिके हो जाएगा, ये तो हमारा लॉस है, बचाए कैसे, तुमको यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन करना चाहिए कि कैसे हम लोग बचाएं। फिर तो हम लोग कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए सर्टेन मेजर्स लेते हैं, जैसे कि क्या क्या बताओ, तो क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट कोरोशन। अच्छा, हाँ ग्रीस लगा सकते हैं, ये एक हो गया, मतलब ऑयलिंग हो गया, ऑयलिंग और ग्रीजिंग हो गया। पहला मेथड क्या हो गया प्रिवेंशन का, ऑयलिंग और ग्रीजिंग। अब चलो इस ऑयलिंग और ग्रीजिंग पे आए हैं तो एक और चीज एक्सप्लेन कर देती हूं मैं तुम्हें, क्यों ऑयलिंग और ग्रीजिंग कर रहे हैं। हाँ कुछ भी ऑयल नेचर का, कुछ भी ऑयली नेचर का कुछ भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट वाई आर वी ऑयलिंग और ग्रीजिंग, द क्वेश्चन अराइजेस हियर, वाई आर वी ऑयलिंग और ग्रीजिंग, बेसिकली वाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऑयल ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, पानी क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, पानी भी तक लेयर फॉर्म कर देगा। हाँ रेन से बचाएंगे, बट हाउ, जो कि तुम सपोज छोटे छोटे आयरन के या फिर कॉपर के, हाँ ट्राई कर लेना बटर लगा के, देखना क्या होता है, मम्मी से मांगना बटर, साथ में चप्पल जूते भी मिलेंगे थोड़े से, उतना बटर अप्लाई करना। एग्जैक्टली हाँ पानी से होता है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि वाटर इज नेसेसरी फॉर कोरोजन और रस्टिंग, ये भी कह सकते हैं, दैट मींस मॉइस्चर, वाटर मतलब क्या, मॉइस्चर इज नेसेसरी, तो कोरोजन का कुछ फैक्टर्स भी साथ साथ में स्टडी कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जो रेड में लिख रही हूँ दीज आर तुम्हारे प्रिवेंशन मेथड्स, एंड यहाँ पे साथ में कुछ कुछ फैक्टर्स भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक साथ दोनों को रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, व्हाट इज नेसेसरी, मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर के बिना नहीं हो पाएगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे कोरोजन भी नहीं होगा। तो ऑयल हेल्प, ऑयल और ग्रीस क्या करता है, मॉइस्चर से अवॉइड करता है, और क्या करता है, ऑयल लगाने की वजह से तुम्हारा जो एटमॉस्फेरिक एयर्स है वो भी तुम्हारे इसके साथ कंबाइन नहीं कर पाते, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, तो मॉइस्चर और क्या इंपॉर्टेंट है, साथ में एटमॉस्फेरिक गैसेस,
ये हो गए हमारे कुछ फैक्टर्स। ओके, पहला मेथड तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। पेंटिंग भी है मेथड, पेंटिंग है कि नहीं। अब देखो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ऑयल या ग्रीस लगाते रहे बड़े बड़े आयरन या फिर मेटल के मॉन्यूमेंट्स को, या फिर उनके लाइक जो भी तुम्हारे है लाइक ब्रिजेस वगैरह हो गए ना, तो तुम पॉसिबल है क्या तुम उतने बड़े ब्रिज को ऑयल लगाते फिरोगे हर साल, ऑयल तो टिकेगा नहीं उतनी देर। तो व्हाट वी डू, वी पेंट। हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। बिकॉज पेंट क्या करता है, उसको एक लॉन्गर टाइम के लिए प्रोटेक्शन दे देता है। ओके, तुम्हारा पानी से भी बचा देता है एंड एटमोस्फेरिक गैसेस के साथ भी एक लेयर फॉर्म कर जाता है, जिसके वजह से मतलब एक लेयर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा एटमोस्फेरिक गैसेस कंबाइन नहीं कर पाते। तो पेंटिंग भी एक मेथड हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, और देखो हम लोग ये करते हैं कि डायरेक्ट आयरन के बजाय हम लोग उसका एलॉयज बनाते हैं। मतलब वी से एक एलॉइंग। एलॉइंग क्या हो जाता है, एलॉइंग में तुम्हारा एक मेटल को हम लोग दूसरे मेटल के साथ कंबाइन करते हैं ताकि एक कंपाउंड बन जाए जो कि तुम्हारा सेम स्ट्रेंथ, उसके लाइक सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करे, बट वही तुम्हारा कोरोजन से बचा के रखे। तो एलॉइंग भी एक मेथड हो गया। एग्जैक्टली बिना एटमोस्फेरिक गैसेस के रस्टिंग नहीं हो पाएगा। यस, केरोसिन भी इस्तेमाल, बट केरोसिन तो उड़ जाएगा ना, इतना देर थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि फट से उड़ जाएगा। ओके, तो एलॉइंग एक और मेथड हो गया। नेक्स्ट कम्स फॉर गैल्वेनाइजिंग। व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग और गैल्वेनाइजेशन, किसी ने सुना है? हैज एनीवन हर्ड व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? कोई आइडिया है किसी के पास? हाँ सुने हो, तो व्हाट इज इट, बताओ। व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड मेटल, क्या होता है उस प्रोसेस में, क्या होता है ये बताओ। यस वेरी गुड, एक कोटिंग होता है। हाँ, एक मेटल का ही कोटिंग होता है। मतलब सपोज अगर हम लोग को आयरन को बचाना है, हम लोग क्या करेंगे, उसको गैल्वेनाइजेशन अगर कराएंगे तो व्हाट वी विल डू, नहीं थिन लेयर ऑफ आयरन, नहीं आयरन, आयरन का बनाएंगे तो आयरन तो खुद ब खुद उड़ जाएगा, ऐसा कोटिंग करने का क्या फायदा। यस, जिंक कोटिंग करते हैं हम लोग, सही बोले आशु, जिंक कोटिंग करते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं। मतलब अगर मेरे पास सपोज एक आयरन मेटल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक जिंक मेटल लेके उसको ऐसे कोट कर देंगे चारों तरफ से। ऐसे इसको चारों तरफ से कोट कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है या फिर मॉइस्चर है, तो ये तुम्हारा इस जिंक मेटल से रिएक्ट करेंगे, ये तुम्हारे आयरन मेटल से रिएक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि तब तक उस तक जब पहुंचेंगे तब तक हम देखेंगे ये हट गया, हम लोग फिर से इसको कोट कर देंगे। दिस इज व्हाट गैल्वेनाइजेशन इज, मतलब एक लो रिएक्टिव मेटल का हम लोग कोटिंग कर देते हैं ताकि उस मेटल को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम फर्दर कोरोशन। ओके, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये हो गया हमारे पास। अब देखो चलते हैं हम लोग थोड़ा फैक्टर्स पे। तो एक हो गया हमारा मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, दैट इज एयर। एटमॉस्फेरिक गैसेस या फिर एयर भी बोल सकते हो ना, इसे हम लोग एयर भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मिक्सचर है गैसेस का, एयर भी। अब देखो एक और एक चीज हमने क्या पाया गैल्वेनाइजेशन में, कि हमने एक लो रिएक्टिव मेटल का कोटिंग किया, एक हाई रिएक्टिव मेटल का नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक हाई रिएक्टिव तो और पहले रिएक्ट करेगा। यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी है। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है, पूछो पूछो मुझसे, क्या क्वेश्चन है।
वेरी गुड क्वेश्चन। एक वाटर का अगर, हाँ ठीक है, मैं एक एक्टिविटी बताऊंगी जिस तुमको ये समझ में आ जाएगा। वेट, एक सेकंड वेट करो, हम लोग फैक्टर्स जरा देख ले, फिर फट से बताऊंगी मैं इसे। ओके, एक चीज मैं बताऊंगी, जरा वेट करो, मैं डाउट क्लियर अभी कर दूंगी। जरा फैक्टर्स देख लेते हैं फिर। अच्छा, नाज का जो बात है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके देखो एक चीज बताती हूँ, गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के मदद से ही होता है, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कवर नहीं किया। मैंने क्या बोला कि जिंक के साथ हुआ तो अलग बात है, एक लो रिएक्टिव मेटल के साथ दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, मतलब एक लो रिएक्टिव मेटल का एक हाई रिएक्टिव मेटल के ऊपर कोट बनाना, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, पर फिर भी मैंने अभी मेंशन कर दिया, देख लो अलग अलग से, नेसेसरी नहीं है। अगर गैल्वेनाइजेशन बोल रहे हो दैट मींस दोनों प्रोसेस आर समवॉट नियरर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो क्या हुआ, मॉइस्चर एक हो गया, और क्या हो गया, एयर हो गया। अब दूसरा चीज देखो, हाई रिएक्टिव मेटल चाहिए, क्योंकि अगर लो रिएक्टिव मेटल होगा तो वो तो एयर के साथ कंबाइन ही नहीं करेगा, जैसे कि नोबल मेटल्स। हाई रिएक्टिव ही मेटल चाहिए तभी मेरा वो कंबाइन करेगा, नहीं तो नहीं कंबाइन करेगा। नोबल मेटल्स का एग्जांपल दो। ठीक है, मैं डाउट क्लियर कर दूं, लोग आपस में नहीं झगड़ो। अभी मैं बोली ना फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करो, मैं बताऊंगी उसका डाउट मैं क्लियर करूंगी। थोड़ा सा रुको, बस 5 मिनट्स रुको, इस पे ध्यान जरा डाल लो, फिर उसके बाद उसी पे चलेंगे हम लोग। देखो इधर ध्यान से, क्या बोला मैंने कि अगर हाई रिएक्टिव मेटल होगा तो नोबल मेटल्स का एग्जाम, हाँ वेरी गुड, गोल्ड सिल्वर। सिल्वर तो फिर भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, नोबल मेटल होने के बाद भी सिल्वर रिएक्ट कर जाता है, पर गोल्ड नहीं करता है। गोल्ड इज वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, वो एकदम ही रिएक्ट नहीं करने खोजता है। ओके, तो इसी रीजन से, तो अगर गोल्ड जैसा मेटल होगा तो तुम्हारा वो कोरोजन एनहेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर हमारे लिए क्या चाहिए, हाई रिएक्टिव मेटल्स चाहिए फॉर कोरोजन। ये जरूरी है कि हाई रिएक्टिव मेटल्स हो तभी तुम्हारा कोरोजन होगा। यस, नेक्स्ट देखो, अभी देखो हर मेटल तो प्योर नहीं मिलता है ना, हमें कभी कभी क्या मिल जाते हैं, मेटल में इम्प्योरिटीज मिल जाते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज है ये क्या करती है ना, कभी कभी ये ज्यादा रिएक्टिव होती है, इम्प्योरिटीज जो होती है, क्या क्या होता है ये कभी कभी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, ये भी तुम्हारा कोरोजन को फास्ट कर देता है, फास्टन कर देता है। दिस ऑल्सो कोरोड द मेटल वेरी फास्ट, उसका यूजुअल रेट छोड़ के। अब देखो, अब देखो, अगर तुम्हारा कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, अच्छा टेल मी व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी को पता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? हीलियम नोबल गैस में आता है। ओके, तो हीलियम तुम्हारा ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हीलियम नोबल गैस हो जाता है, इसी रीजन से मैंने बस बोला नोबल मेटल्स, दैट इज गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, दीज आर नोबल मेटल्स। ये सब कोरोड नहीं करेंगे, तुम जरा सा भी एक्सपोज कर लो। रादर देन सोडियम पोटेशियम तो सुने ही हो, हवा में रखते ही नहीं हम लोग, या फिर आयरन कॉपर का बात कर लो, जल्दी वो लोग सब कोरोड करते हैं। अच्छा टेल मी व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? नहीं पता, मैं बताऊं? अच्छा देखो, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सोल्यूशन है कि तुम्हारा उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस और इजीली हो पाता है। ओके, मतलब डिसोसिएशन ऑफ आयंस जो होता है वो इजीली हो पाता है एक इलेक्ट्रोलाइट में। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हैं हमारे लिए नेसेसरी है कि एक इलेक्ट्रोलाइट वहां पे हमारे पास प्रेजेंट हो। तो ऐसे क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में तुम्हारे मेटल्स आए तो उसमें भी क्या होगा, तुम्हारा जो तुम्हारा रिएक्शन है मतलब कोरोजन है वो तुम्हारा फास्ट हो जाएगा। मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी एक मुद्दा है। ओके, इट इज ऑल्सो एन फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हुआ तब भी तुम्हारा जो कोरोजन है वो तुम्हारा फास्ट हो जाएगा। ओके,
क्लियर है? ये हो गए फैक्टर्स और ये हो गए इसके प्रिवेंशन के मेथड्स। चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं, उसका डाउट क्लियर कर देते हैं कि अगर पानी में रखेंगे तो कोरोजन होगा कि नहीं। ओके चलो हम लोग फिर आगे चलते हैं। एक में तीनों में काम करो, तीनों में तुम ले लो आयरन नेल्स। ओके तीनों में मेरे पास क्या है? आयरन नेल्स। इस वाले पे क्या करो? वाटर टेस्ट ट्यूब। तीनों में मेरे पास मैंने आयरन नेल्स ले लिए। अब क्या किया मैंने? ये पहले वाले पे डाल दिया मैंने वाटर। इसमें मैंने वाटर डाल दिया, इसमें भी मैंने वाटर, टेस्ट ट्यूब बी में भी मैंने वाटर डाल दिया। ओके और टेस्ट ट्यूब सी में मैंने वाटर नहीं डाला है। अब इस पे क्या किया मैंने? टेस्ट ट्यूब बी पे वाटर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और ये जो टेस्ट ट्यूब है दूसरा मेरे पास टेस्ट ट्यूब सी, इसमें मैंने डाल दिया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। यहाँ पे मैंने डाल दिया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। ठीक है अब बताओ तो कुछ दिन मैंने इनको रख दिया, अब बताओ तो इन तीनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में कोरोजन होगा, मतलब रस्टिंग ऑकर करेगा और कौन से वाले पे नहीं? जरा ध्यान से देख के बताओ। टेस्ट ट्यूब ए में मैंने क्या किया? आयरन नेल्स साथ वाटर डाला है, इट इज एक्सपोज टू एयर। टेस्ट ट्यूब बी में मैंने क्या किया है? वाटर डाला है और ऑयल डाला है, वो भी एक्सपोज टू एयर है। ठीक है और टेस्ट ट्यूब सी में मैंने क्या किया है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाला है और वो भी एक्सपोज टू एयर है। अब बताओ तो किसमें होगा और किसमें नहीं होगा? या फिर तीनों में ही हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता कि एक में भी होगा। बताओ जरा किसमें होगा इन तीनों में से रस्टिंग? एनहाइड्रस CuSO4 यस। किसमें होगा और किसमें नहीं होगा अच्छे से बताओ। बताऊंगी बताऊंगी नंदिनी, बताऊंगी एक्टिविटी के बाद में बताऊंगी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के बारे में, सब कुछ के बारे में बता दूंगी। अभी मैं बताती हूँ अब आगे देखो ध्यान से। सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में रस्टिंग होगा, मतलब कोरोजन होगा। ओके सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में होगा, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी दोनों में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं अभी बताती हूँ, इधर देखो ध्यान से। टेस्ट ट्यूब बी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो पानी तो दिया मैंने, मॉइस्चर तो दिया, पर मैंने क्या बोला था? एयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? पानी के ऊपर ऑयल डाल दिया, तो ऑयल की वजह से जो तुम्हारा एयर है वो तुम्हारे पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाया, एटमोस्फेरिक एयर, इट क्रिएटेड अ डिफरेंस ओवर हियर ऑयल के वजह से, इसलिए बी में नहीं होगा रस्टिंग। ओके क्योंकि एटमोस्फेरिक एयर नहीं है, मॉइस्चर तो है पर एयर नहीं है। चलो सी में मेरे पास एयर है, सी में क्या है? मेरे पास एयर है, लेकिन मैंने क्या डाल दिया है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। मतलब एक ड्रॉप भी अगर एटमोस्फियर में मॉइस्चर होगा ना, वाटर वेपर का एक भी ड्रॉप प्रेजेंट होगा तो वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज इट इज अ ड्राइंग एजेंट। ओके क्या हो जाएगा? बिकॉज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज अ ड्राइंग एजेंट। ये माथे में रखो। Anhydrous CuSO4 is an example of drying और dehydrating agent, दोनों का example है, drying and dehydrating agent।
क्लियर है? तो मतलब मेरा सी में भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास एयर तो है, वाटर ही नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? ड्राइंग एजेंट मतलब जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्राइंग एजेंट मतलब नाम ही से पता चल जा रहा है, ड्राई कर देगा वो। ड्राई कर देगा, किससे ड्राई करेगा? ऑब्वियसली वाटर से, मतलब वो जो भी तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज ड्राइंग एजेंट। ओके, क्लियर है अब कि किसमें रस्टिंग होगा? सो अगर हम सिर्फ पानी में डाल के रख देंगे तो भी मेरा रस्टिंग होगा। ओके, और अगर मैं ऐसे ऑयल डाल दूं उस पानी के ऊपर तो मेरा रस्टिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एटमॉस्फेरिक एयर नहीं मिल रहा है। और अगर पानी ना डालूं फिर भी अगर एक्सपोज कर दूं तो होगा, पर अगर ऐसे मैं ड्राइंग एजेंट के कांटेक्ट में रखूं तो फिर नहीं होगा। बिकॉज ड्राइंग एजेंट की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी मेरा एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल रहेगा एयर में दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड। क्लियर है? अब क्लियर है सबको कि रस्टिंग क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोरोजन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं बताती हूं। इट इज formation of unsaturated bonds of oils or fats due to their acidification. अच्छा, कभी ऑब्जर्व किया हो पनीर को सपोज कुछ दिन रख देना तो फ्रीजर में फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, हैव यू ऑब्जर्व क्या होता है उसके बाद उसके साथ? किसी ने ऑब्जर्व किया है? पनीर को रख देना, ठीक है, मतलब हफ्ते भर के बाद 10 दिन बाद उसको निकाल के देखना, तो व्हाट विल हैपन विद द पनीर? कच्चा पनीर को बस ऐसे फ्रीजर में स्टोर कर देना, एक दिन तो रह जाएगा आराम से, 2 दिन रह जाए, 3 दिन रह जाए, उसके बाद देखना तो फिर क्या होता है उसके साथ। हैव यू एवर ऑब्जर्व क्या होता है? देखना ऐसे पनीर के ऊपर एक पहले क्या होगा, कुछ दिन बाद जब देखोगे आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक येलो तरह का एक येलोइश रेडिश एक लेयर फॉर्म हो जाता है। और क्या हो जाता है कि फिर आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद वो डिके कर जाएगा, दैट इज व्हाट, क्या हो जाता है वो, आइसक्रीम नहीं बनेगा। आइसक्रीम क्या बनता है? अजीब बात करते हो, पनीर से आइसक्रीम बनाना ट्राई करना तो आइसक्रीम बन जाएगा, मतलब लेवल ही अलग है तुम लोग का। अलग ही लेवल के चल जाते हो तुम लोग एकदम। देखना आफ्टर सम वो डिके कर जाएगा, उसके ऊपर एक एसिड और अजीब सा एक स्मेल आएगा, एसिडिक स्मेल आएगा। हाँ, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा, ट्राई करना तो उसको, पनीर को स्टोर करना फॉर 10 डेज 12 डेज और फिर उसको खाना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा, फिर मुझे बताना, अभी मैं याद आऊंगी। तो व्हाट विल हैपन, मतलब जब भी हम लोग कोई फूड स्टफ को स्टोर करते हैं तो क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम उस पे एक लेयर बनता है, दैट स्टार्ट्स टू डिके, दैट इज नथिंग बट रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब क्या हो जाता है कि ये जो खाने में ऑयल्स होते हैं या फिर ये जो फैट्स होते हैं, ये क्या होता है तुम्हारा, ये एसिडिफाई हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं, उनके केमिकल्स की वजह से ये जो ऑयल्स हैं वो रिएक्ट करके अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनाते हैं। अनसैचुरेटेड बॉन्ड मतलब जो तुम्हारे आगे, तुम इन बॉन्ड्स को तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे, ओके, तुम इन बॉन्ड्स को आगे ब्रेक नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिसके वजह से एक अलग सा ही कंपाउंड बन जाता है और धीरे धीरे वो खाना सड़ जाता है, दैट इज नथिंग बट रैंसिडिटी।
ओके इसको हम इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो तुम्हारे कुरकुरे, चिप्स, लेज वगैरह कैसे स्टोर होते हैं, इनमें तो इतने इतने ऑयल्स होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं ताकि खाना जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ तो वो रैंसिड हो जाएगा। ओके रैंसिड, द रैंसिडिटी का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रैंसिडस मीनिंग एसिडिक, का मतलब ही हो जाता है एसिडिक। So this is also an use, also a day-to-day effect of day-to-day life effect of oxidation and reduction. Okay.